गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने पूज्य गुरुदेव को चरणों में नमस्कार करते हुए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग भारतवर्ष। टुडे इज very important class for us. Today we are going to explain one of the most important topic of history class 10 CBSE board. In my fourth class, you are most welcome of history class 10 CBSE board, the nationalism in Europe. The making of nationalism in Europe. So today we will discuss about this topic. So now let's start. During the mid 18th century, there were no nation states in Europe as we know them today. What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons, whose rulers had their autonomous territories. Mid 18th century तक यूरोप में किसी प्रकार का कोई नेशन स्टेट्स नहीं थे। पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्रीज किंगडम्स, डचीज और कैंटोन्स में बटे हुए थे और किंगडम्स का, डचीज का और कैंटोन्स का अपना एक ऑटोनोमस किंग हुआ करता था, मोनार्क राजा हुआ करता था। अब यहाँ पे सवाल आता है कि किंगडम्स, डचीज और कैंटोन्स क्या है? किंगडम, डचीज और कैंटोन्स ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। कैंटोन्स मिलकर डचीज, डचीज मिलकर किंगडम्स बनाते हैं। सो दीज आर किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन्स आर द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग द mid 18th century or 19th centuries. Is that clear? Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived the diverse people. They did not see themselves as sharing a collective identity or common culture. Often, they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. Once again, Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people. पूर्वी यूरोप और सेंट्रल यूरोप पर ऑटोक्रेटिक मोनार्क का शासन था। ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में मोनार्क का शासन था, जहां पे डाइवर्स पीपल रहते थे। डाइवर्स पीपल का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटीज। ये जो लोग थे कभी भी अपने आप को एक सामान्य श्रेणी में नहीं रख पाए, कॉमन कल्चर में नहीं बांध पाए। Often they even spoke different languages और फिर वे अपनी अलग अलग भाषा भी बोलते थे और उनका एथनिसिटी भी अलग था, वे अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग थे। तो ये था यूरोप का, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की कहानी। आइए अब हम लोग इसी में कुछ एम्पायर की बात करेंगे। कुछ ऐसे एम्पायर्स हैं जो मेजर पार्ट ऑफ यूरोप पे शासन चला रहे थे। तो कौन सा एम्पायर है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। वन ऑफ द एम्पायर वॉज द हैब्सबर्ग एम्पायर। वन ऑफ द एम्पायर वॉज द हैब्सबर्ग एम्पायर। इनमें से एक एम्पायर था जिसका नाम था हैब्सबर्ग एम्पायर। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, फॉर एग्जाम्पल, वॉज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। The Habsburg Empire that ruled over Austria Hungary. ऑस्ट्रिया और हंगरी पर एक साम्राज्य का शासन था जिसका नाम था हैब्सबर्ग एम्पायर। इस साम्राज्य में अलग अलग
क्षेत्र थे और अलग अलग लोग भी थे। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन। अल्पाइन रीजन का मतलब आल्प्स माउंटेन के एरिया वाले जो छोटे छोटे देश थे उन्हें अल्पाइन रीजन कहा जाता था, जैसे टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेनलैंड। टायरोल अल्पाइन रीजन में कौन कौन सा आएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो अल्पाइन रीजन में आएगा द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेनलैंड एज वेल एज बोहेमिया, वर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। और यहाँ पर जो एरिस्टोक्रेट्स थे इन देशों में, टायरोल में, ऑस्ट्रिया में, सुडेनलैंड में, है ना, और बोहेमिया में, तो यहाँ का जो एरिस्टोक्रेट्स था वे जर्मन स्पीकिंग लोग थे, वे जर्मनी भाषा बोलते थे। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेसिया। और टायरोल में, टायरोल के साथ साथ अल्पाइन रीजन में लोम्बार्डी और वेनेसिया ये देश आते थे, 6 देश थे उस समय, खास करके मुख्य देशों में। सो अल्पाइन रीजन में which countries constituted the Alpine region? Tyrol, Austria, Sudetenland, Bohemia and Lombardy and Venetia. Is that clear? Okay. We are talking about the Habsburg Empire. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन हंगरी की बात करते हैं। In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. हंगरी में आधी जनसंख्या magyar भाषा बोलती थी और भी अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस का प्रयोग करते थे वे, लेकिन हंगरी का आधी जनसंख्या magyar भाषा बोलती थी। इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश, और गैलिसिया में जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो पोलिश भाषा बोलते थे, पोलैंड की भाषा बोलते थे। बिसाइड्स these three dominant group, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasants people, Bohemians and Slovaks to the north में Bohemians और Slovenes इन कार्नियोला में Slovenes रहते थे, Croats to the south and Romans to the east in Transylvania. Such differences did not easily promote a sense of political utility or political unity. The only tie binding this diverse group together was a common allegiance to the emperor. इतने डाइवर्स पीपल हैं, इतने डाइवर्स भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो कॉमन बात है, वह यह है कि इन पर एक ही शासक का शासन था। बाकी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषा का प्रयोग करने वाले लोग हैं, अलग अलग एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। सो दिस वाज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। सो एक बार मैं फिर से आपको मैं बताना चाहता हूं, आप पूरी बात को फिर से एक बार समझिए। ये बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन की बात है। ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य तक, देयर वर नो नेशन स्टेट इन यूरोप, यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था। एज वी नो देम टुडे, व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। आज का जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड छोटे छोटे किंगडम्स में, डचीज में और कैंटोन्स में बटा हुआ था, जहां पे अपना शासक होता था और वे ऑटोनोमस थे। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि किसी के अंडर में काम नहीं करना। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप पर ऑटोक्रेटिक मोनार्क का शासन था। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, जिनके क्षेत्र में अलग अलग या विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। वे कभी भी अपने आप को
एक कलेक्टिव आइडेंटिटीज के साथ या कॉमन कल्चर के साथ नहीं मानते थे। उनका जो संस्कृति था, रहन सहन था, वो एक समान नहीं था, अलग अलग था, डिफरेंट था। ऑफन दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, यहाँ तक कि वे अलग भाषा बोलते एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और उनका एथनिसिटी भी अलग अलग था। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन ऑस्ट्रिया और हंगरी पर था। फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन्स, द टैरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेनलैंड एज वेल एज बोहेमिया। अल्पाइन रीजन में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? टैरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेनलैंड एंड बोहेमिया, ये सब देश हैं। वेयर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग, इन देशों में जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो जर्मन भाषा बोलते थे। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेसिया, और इसी अल्पाइन रीजन में इटली भाषा, इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे और प्रोविंसेस थे वो थे लोम्बार्डी एंड वेनेसिया। इज दैट क्लियर? इन हंगरी, अब आइए हंगरी की बात करें। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. In Galicia, the aristocracy spoke Polish. Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of empire a mass of subject peasant peoples. Bohemians and Slovak to the north. नॉर्थ में, इसके नॉर्थ में, हंगरी के नॉर्थ में बोहेमियंस और स्लोवोक्स थे। स्लोवेन्स इन कार्नियोला में स्लोवेन्स थे। क्रूट्स टू द साउथ एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन Transylvania. Such differences did not easily promote a sense of political unity. इतनी प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं, ये सारी की सारी विभिन्नताएं पॉलिटिकल यूनिटी को एक साथ प्रमोट नहीं कर सकते। The only tie binding this diverse group together was a common allegiance to the emperor. और इनमें जो सामान्य बात था, जो कॉमन बात था, वह था कि इन पर एक ही तरह का, एक ही शासक का शासन था। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वॉज द फोर्थ क्लास। दिस इज वेरी स्मॉल बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ you must welcome, now you are most welcome in my 5th class. You must watch my 5th class. My 5th class is very important, and the topic of 5th class is the aristocracy and the new middle class. The aristocracy and the new middle class. This is my 5th class. So now I will explain. So I request you must watch my video lecture on the aristocracy and the new middle class. Thank you. Namaskar. Johar.